नमस्ते। आज हम लोग डीसी बिल्डिंग जनरेटर के लाभ, हानि और रख-रखाव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए, ये है आपका डीसी बिल्डिंग जनरेटर। इसे हम लोग डीजल इंजन से भी चला सकते हैं, पेट्रोल इंजन से भी चला सकते हैं या मोटर की सहायता से भी चला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डीसी बिल्डिंग जनरेटर के लाभ के बारे में। तो पहला है, ये सभी प्रकार के फेरस एवं नॉन फेरस धातुओं की बिल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। डीसी बिल्डिंग जनरेटर से हम लोग सभी धातु की बिल्डिंग कर सकते हैं, चाहे लोहा हो, पीतल हो, एल्युमिनियम हो, तांबा हो, सभी का हो जाएगा। दूसरा है, ध्रुवता के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड तथा मूल धातु के बीच अपेक्षित ताप वितरण संभव। इसमें हम लोग मूल धातु और इलेक्ट्रोड में ताप का वितरण कर सकते हैं, इसलिए कि पॉजिटिव पोल में 2/3 ताप उत्पन्न होता है और नेगेटिव में 1/3 ताप उत्पन्न होता है। तीसरा है, जहां मुख्य आपूर्ति न हो, इसे डीजल या पेट्रोल इंजन से चलाया जा सकता है। अगर बिजली उपलब्ध नहीं होगा, मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग इस जनरेटर को डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से चला सकते हैं। चौथा, बेयर या हल्के विलेपित इलेक्ट्रोडों का सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब बेयर इलेक्ट्रोड मतलब नंगा इलेक्ट्रोड या हल्के कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड का भी प्रयोग इस जनरेटर में किया जाता है। पांचवा है, ध्रुवता लाभों के कारण पतले सीटों की बिल्डिंग की जा सकती है। क्योंकि यहाँ ध्रुवता लाभ इसमें मिलता है, हम लोग ताप का वितरण कर सकते हैं, इसलिए पतले सीट का बिल्डिंग कर सकते हैं। छठा है, स्थिर आर्क आरंभ करना एवं बनाए रखना सरल होता है। इसमें एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा डीसी जनरेटर में हम लोग आर्क को अच्छा से आरंभ कर सकते हैं या उसको बनाए रख सकते हैं। सातवां है, कम खुली परिपथ के कारण विद्युत प्रघात की संभावना कम होती है। क्योंकि ये डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर तार का फैलाव नहीं होता है, इसलिए विद्युत प्रघात की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब डीसी बिल्डिंग जनरेटर के हानियां के बारे में जानेंगे। पहला है, आरंभिक लागत उच्चतर, मतलब इसका कीमत एसी बिल्डिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, प्रचालन लागत उच्चतर होता है, मतलब इसे चलाने में, इसके द्वारा बिल्डिंग करने में हम लोग को लागत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें डीजल या पेट्रोल का खपत होता है। तीसरा, अनुरक्षण लागत उच्चतर होता है, इसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, तो जो घूमने वाले पार्ट्स रहेंगे तो वो घिस सकते हैं, इसलिए इसके रख रखाव में, इसके मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च होता है। चौथा है, बिल्डिंग के दौरान आर्क विचलन की त्रुटि हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि डीसी बिल्डिंग में आर्क ब्लो की संभावना रहता है, इसलिए चूंकि इसमें डीसी बिल्डिंग जनरेटर में इसका आउटपुट डीसी होता है, तो आर्क ब्लो की संभावना रहता है, हम लोग को इससे बचना होगा। पांचवा है, कार्य क्षमता निम्नतर, इसका कार्य क्षमता, कार्य दक्षता जो होता है वो 65% होता है। छठा है, कार्य के दौरान अधिक शोर उत्पन्न होता है, जब ये चलता है, इसके स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा शोरगुल होता है। सातवां है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ये एसी बिल्डिंग की अपेक्षा ये बड़ा होता है, इसलिए यह अधिक स्थान घेरता है। इसके बाद डीसी बिल्डिंग जनरेटर के रख रखाव में के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं, जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन से चालित होगा, तो उसमें जो इंजन होगा, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, उसका रख रखाव हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें पहला है,
रेडिएटर का जल स्तर एवं इंजन में मोबिल का स्तर की जांच प्रतिदिन करना चाहिए। हम लोग को रेडिएटर में पानी कितना है, या इंजन में मोबिल कितना है, या पेट्रोल या डीजल कितना है, उसका लेवल को चेक करना चाहिए प्रतिदिन। दूसरा है, सप्ताह में एक बार पंखा के बेयरिंग की ग्रीसिंग करना चाहिए। जो रेडिएटर के पास पंखा लगा रहता है उसके बेयरिंग का ग्रीसिंग सप्ताह में एक बार कर देना चाहिए। तीसरा, पंखा पट्टों को उचित कसाव के लिए प्रतिदिन जांच करना चाहिए। पंखा में जो पट्टों का मतलब हुआ फीता, जो फीता लगा रहता है वो ठीक से टाइट है या नहीं, इसका जांच प्रतिदिन करना चाहिए। चौथा, वायल पाइप यूनियनों की जांच प्रतिदिन करना चाहिए। जितना भी वायल का पाइप है वो यूनियन में कैसा होता है उसको प्रतिदिन चेक करना चाहिए, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। पांचवा है, 250 घंटे चलने के बाद इंजन ऑयल को बदल देना चाहिए। मतलब 250 घंटे जब इंजन चल जाए तो मोबिल को बदल देना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो मोटर से डीसी जनरेटर चालित होता है उसकी सुरक्षा या उसके रख रखाव कैसे करेंगे। तो पहला है, सुनिश्चित करें कि विद्युत मोटर उचित रूप से भू योजित है। मतलब विद्युत मोटर की अर्थिंग किया गया है कि नहीं, इसे जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। दूसरा, मोटर को कभी भी कमजोर फेज पर न चलाएं। मतलब वोल्टेज अगर लो हो, बहुत कम हो, तो मोटर को नहीं चलाना चाहिए, मोटर जलने की संभावना रहता है। तीसरा, वायर कनेक्शन की जांच करें तथा ढीले जोड़ न लगाएं। जहां भी हम लोग तार जोड़ेंगे, वायर का कनेक्शन करेंगे, उसको टाइट करना है, ढीले नहीं छोड़ना है, नहीं तो स्पार्किंग होगा। चौथा, मोटर में लगे पंखे उचित ढंग से चले, ये सुनिश्चित करें। मोटर के पीछे जो पंखा लगा रहता है मोटर को ठंडा रखने के लिए, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं। पांचवा, वेल्डिंग के दौरान ध्रुवता स्विच प्रचालित न करें। जब वेल्डिंग हो रहा हो उस समय में हम लोग ध्रुवता को चेंज नहीं करेंगे, जिससे होता है पोलैरिटी को चेंज नहीं करेंगे, एसी स्टेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी में नहीं बदलेंगे। छठा है, वायु संवातन निकायों को नहीं ढके। इस मशीन में जो वायु निकलने का या अंदर जाने या बाहर होने का जो पॉइंट दिया हुआ रहता है, छिद्र वगैरह किया हुआ रहता है, उसको कभी भी नहीं ढकना चाहिए। सातवां है, उपयुक्त ढक्कनों के साथ घूर्णी पुर्जों की रक्षा करें। जहां घूमने वाले पार्ट्स हैं उसको ऊपर जो कवर लगा हुआ रहता है, ढक्कन रहता है, उसको उसको ध्यान देना चाहिए कहीं उसमें टच तो नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर टच होगा, उसके संपर्क में आएगा तो पार्ट पुर्जा घिस सकता है। आठवां, सॉफ्ट के बेयरिंग को प्रत्येक 6 माह बाद ग्रीसिंग करें। सॉफ्ट में जो बेयरिंग लगा होता है उसको कम से कम 6 माह बाद जरूर ग्रीसिंग कर देना चाहिए। नौवां, कार्बन ब्रश की स्थिति की जांच करें। कार्बन ब्रश होता है जो चलते चलते घिसता है, इसलिए उसकी भी जांच हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। 10वां है, आंतरिक और बाहरी भाग के मिट्टी एवं धूल को हर एक 3 माह पर साफ करें। ऐसे तो हम लोग डेली साफ करेंगे बाहरी भाग को, लेकिन कम से कम 3 महीने में एक बार अंदर के भाग की भी सफाई हम लोग ठीक ढंग से कर लेंगे। धन्यवाद।